Good evening, dear friends. Welcome to my channel Knowledge Box. I'm Rima, your facilitator. So, today is our first day for the preparation of JSSC Jharkhand PGT. So, we'll cover the syllabus of English. So, in English syllabus, first we have the study of 19th century. तो 19th century भी जब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो उसमें दो हिस्से होते हैं. एक रोमांटिसिज्म पीरियड है और एक पीरियड है विक्टोरियन. तो आज हम रोमांटिसिज्म के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो रोमांटिक पीरियड स्टार्ट होता है 1798 से और ये एंड होता है 1832. 1798 में जब लिरिकल बैलेंस का पब्लिकेशन हुआ माना जाता है उसी वक्त से रोमांटिक पीरियड की शुरुआत होती है. हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे रोमांटिक एज को. ये एज एन आर्टिस्टिक लिटरेरी एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट दैट ओरिजिनेटेड इन यूरोप. तो ये एक आर्टिस्टिक मूवमेंट था जो यूरोप में ओरिजिनेट किया था. ना ही आर्टिस्टिक था, ये लिटरेरी मूवमेंट था. A reaction against industrial revolution. So this was a reaction against industrial revolution, enlightenment and neoclassicism. तो ये बेसिकली ये एज अपोज करता था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को, एनलाइटनमेंट को और न्यू क्लासिज्म को. न्यू क्लासिकल पीरियड में हुआ था कि जितने भी क्लासिकल राइटिंग्स हुआ करते थे ग्रीस के और रोमन के, तो उन्हें आइडलाइज़ किया जाता था. वहाँ पे फिक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस हुआ करते थे पोइट्रीज़ लिखने को. अगर कोई उन्हें पोइट्रीज़ को उस स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते थे तो उनकी जो पोइट्री थी वो वैलिड नहीं होती थी. सो इस चीज़ को जो रोमांटिक पीरियड के राइटर्स हुआ करते थे, रोमांटिक पीरियड्स के जो ऑथर्स हुआ करते थे, उन्होंने बहुत ही डीपली अपोज किया था अपने एज में. अपने वर्क्स में उन्होंने जस्ट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलता है रोमांटिसिज्म और न्यू क्लासिकल एज के वर्क्स में. रोमांटिसिज्म को अच्छे से जानने के लिए अगर हम न्यू क्लासिज्म के साथ उसे कंपेयर करेंगे तो हम उसे बेटर जान पाएंगे. तो न्यू क्लासिज्म में क्या था, रीज़न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था, पर यहाँ पे इमोशंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है. जो भी क्लासिकल राइटर्स थे वहाँ उन्होंने जो भी चीज़ लिखते थे उनमें तर्क रहा करता था, पर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो राइटर्स थे, जो पोएट्स थे, उन्होंने इमोशंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था अपने वर्क में. यहाँ पे एक फिक्स ऑर्डर रहता था बट ये स्पॉन्टेनिटी रहता था. यहाँ वर्ड्सवर्थ अपने ही जो लिरिकल बैलेंस का प्रीफेस था उसमें बोले थे कि जो पोइट्री है वो स्पॉन्टेनियस और फ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स है. तो जो पावरफुल फीलिंग्स है उसका स्पॉन्टेनियस और फ्लो होना चाहिए. ये एक बैलेंस है. उन्होंने एक बैलेंस बना के ही पोइट्रीज़ या उन्हें वर्क लिया. पर ये जो रोमांटिसिज्म में जो पोइट्रीज होती थी, जो भी वर्क्स होते थे, वो इंडिविजुअल पे फोकस होते थे. यहाँ ऑब्जेक्टिविटी पे फोकस था, यहाँ सब्जेक्टिविटी पे थे. यहाँ इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन था उस पर ज़्यादा फोकस था. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के जो भी बेनिफिट्स थे, जो भी एडवांटेजेस थे, उन्हें डिपिक्ट किया जाता था. पर यहाँ पे जो नेचर है, नेचर एक जो बहुत ही बड़ा एलिमेंट हुआ करता था रोमांटिक पीरियड का. नेचर हर एक रोमांटिक पीरियड में नेचर एक बहुत बड़ा ही एलिमेंट हुआ करता था. जो भी रोमांटिक राइटर्स हुआ करते थे, पोइट हुआ करते थे, वो नेचर को एडमायर करते थे. यहाँ पे जो वर्क था बहुत ही फॉर्मल था. फॉर्मल इन द सेंस सारे स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन फॉलो करके उन्हें वो अपने वर्क्स बनाते थे. पर जो ये रोमांटिसिज्म थे वो इनफॉर्मल थे. उन्हें कोई फिक्स रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बनाना पड़ता था. बिना रूल्स एंड रेगुलेशन के ही वो फॉलो करते थे. कोई रिजिड नहीं था. यहाँ पे उन्होंने सोसाइटी को डिपिक्ट किया था, बेसिकली हाई क्लास सोसाइटी, बट यहाँ पे अनटेम्ड जो पैस्टरल लाइफ है, जो विलेज लाइफ है, जो कंट्री साइड है, वहाँ की अगर हम रोमांटिसिज्म के वर्क्स को जाके देखेंगे तो हमें एक कंट्री साइड, एक विलेज एरिया का ज़्यादा देखने को मिलेगा इन कंपेरिजन टू सिटी लाइफ. यहाँ पे स्ट्रक्चर पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था. पर ये जो इमेजिनेशन है ये बहुत बड़ा एलिमेंट है रोमांटिसिज्म का. बिना इमेजिनेशन के रोमांटिसिज्म में कोई जगह नहीं है. या सिमेट्री होता था, बट यहाँ पे सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है रोमांटिसिज्म पीरियड का. कॉलरिज के पोएम्स में हमें सुपर नेचुरल बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा. बहुत कुबला खान है, क्रिस्टबल है, तो वहाँ उन्होंने सुपर नेचुरल एलिमेंट्स डाले हुए हैं. द रोमांटिक एज, द बिलीव दैट रीज़न कैन नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग. तो रोमांटिक एज क्या मानते थे कि रीज़न सिर्फ सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे. एग्जाम्पल, द एनलाइटनमेंट थिंकर्स कंडेम द मिडिल एजेस एज डार्क एजेस, अ पीरियड ऑफ इग्नोरेंस and irrationality. The Romantics, on the other hand, idealized the Middle Ages as a time of spiritual depth and
एडवेंचर। तो जो एनलाइटनमेंट पीरियड हुआ करता था, जो एनलाइटनमेंट जो हमारे न्यू क्लासिकल टाइम में हुआ करता था, तो वहाँ के जो राइटर्स हुआ करते थे उन्होंने, एंड जो मिडिल एजेस है उन्हें एक डार्क एजेस बोला, क्योंकि उन्हें लगता था कि यहाँ पे रेशनल नहीं है। तो जो रोमांटिक्स होते थे उन्होंने जब जस्ट इसका ऑपोजिट किया, उन्होंने मिडिवल एज को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था। उन्हें ये लगता था ये बहुत ही स्पिरिचुअल और एडवेंचरस है। द रोमांटिक एज इन्फ्लुएंस ऑल आर्ट फॉर्म्स इन यूरोप, म्यूजिक, पेंटिंग एट्सेट्रा, बट पोइट्री स्पेशली फ्लोरिश ड्यूरिंग दिस टाइम. Now, as we can see that romantic period has a great influence on all the forms of literary work, music, painting, etc. Okay, in all the art forms. But poetry was very much flourished in this era. ना लिटरेचर ऑफ द पीरियड, ये इस पीरियड का जो लिटरेचर था वो बहुत ही उसका जो फीचर था, उसका इंटरेस्ट था कॉमन पीपल में। तो इसलिए हम लोग वर्ड्सवर्थ का अगर वर्क देखते हैं तो ज़्यादातर उन्होंने कॉमन पीपल के बारे में लिखा है, कॉमन लैंग्वेज में लिखा है, ऐसी लैंग्वेज जो कॉमन पीपल को इजीली समझ में आए। कोई हाई क्लास सोसाइटी के लैंग्वेज उन्होंने यूज़ नहीं किया था, या फिर उनकी जो पोइट्रीज़ होती है उन्होंने उनमें कोई भी हाई क्लास सोसाइटी को डिपिक्ट नहीं किया था। उनके पोइट्रीज़ अगर हम लोग देखें तो उसमें रस्टिक लाइफ ही दिखेगा, हमें कंट्री साइड दिखेगा। आप कोई भी पोइट्री उनका उठा ले, जैसे कि द सॉलिटरी रीपर हुआ, या कोई भी पोइट्री देखेंगे तो उसमें आपको रस्टिक लाइफ ही बेसिकली मिलेगा। राइटर्स हैड अ डीप अटैचमेंट टू नेचर एंड टू प्योर सिंपल पास्ट। जैसे कि पहले भी बताया है कि नेचर एक बहुत ही बड़ा एलिमेंट होगा, उनका अटैचमेंट है नेचर की तरफ। जैसे कि सिटी लाइफ में रहकर सबको ही बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए थे और उन्हें एक नेचुरल लाइफ चाहिए था, एक नेचर के एडमिस्ट लाइफ चाहिए था, और उन्हें प्योर और सिंपल लाइफ चाहिए था। कोई भी वैसा लाइफ नहीं चाहिए था जहाँ पे इतनी सारी शोरगुल हो या फिर कोई प्रॉब्लम्स हो। Response to what they perceive as a misery and ugliness born of industrialization. ना ये जो रोमांटिक मूवमेंट है ये एक तरह का रेस्पॉन्स है अगेंस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन के। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन लाया, ये अपने प्रॉस के साथ कॉन्स भी लाया, अपने एडवांटेजेस के साथ डिसएडवांटेजेस भी लाया। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तब क्या हुआ, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, पर बहुत सारे ह्यूज क्वांटिटी में लोग आने लगे सिटी लाइफ में, और वहाँ पे एक स्लम एरिया क्रिएट होने लगा। क्योंकि इतने लोग जो विलेज एरिया से सिटी लाइफ में आ रहे थे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, उन्हें एक तो वेजेस भी कम मिल रहा था और रहने को जगह भी नहीं मिल रहा था। तो ऐसा हुआ कि एक स्लम एरिया वहाँ भी फॉर्म होने लगा, और उस स्लम एरिया में देखा जाता था कि एक ही रूम में 10 से भी ज़्यादा लोग रहते थे। तो एक बहुत ही अगली टाइप का एनवायरनमेंट हो गया था। डिस्ट्रस्ट ऑफ सिविलाइजेशन एंड सिटी लाइफ, तो जो सिविलाइजेशन था और सिटी लाइफ था उस पर एक डिस्ट्रस्ट था, ट्रस्ट उनका उठ गया था। क्योंकि जो दिखाया जाता था सिटी लाइफ 18th सेंचुरी में, वो जस्ट उसका अपोजिट हुआ करता था। वहाँ पे सिटी लाइफ को ग्लोरीफाई किया गया था, पर यहाँ रोमांटिक पीरियड सिटी लाइफ का जो अगली ट्रूथ है उसे सामने लेके आए। Rejected industrialization and the faith in science and reason that had previously characterized 18th century literature. The same thing यहाँ पे भी बोला गया है कि जो लिटरेचर था इन रोमांटिक पीरियड का, उन्होंने क्या किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन और जो सिटी लाइफ का जो फॉल्स उन्होंने जो डिपिक्ट किया था 18th सेंचुरी में, जो सिटी लाइफ को ग्लोरीफाई किया था, उसे बिल्कुल ही रोमांटिक पीरियड्स ने रिजेक्ट किया था। इसके साथ हम ये भी देख सकते हैं कि एम्फेसिस ऑन डीप पावरफुल इमोशन, इंट्यूशन एंड इमेजिनेशन ओवर रीज़न। तो रीज़न के जगह पे उन्हें एम्फेसिस कहाँ करते थे, डीप और पावरफुल इमोशन पे। इमोशन और इमेजिनेशन का बहुत बड़ा रोल होता है रोमांटिक पीरियड में। कंसर्न फॉर इंडिविजुअल फ्रीडम, सेलिब्रेशन ऑफ द इंडिविजुअल, तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी हुआ करता था, पर यहाँ पे सब्जेक्टिविटी होता है। राइटर्स जो होते थे, पोएट जो होते थे, वहाँ अपने इनर फीलिंग्स के बारे में डिपिक्ट करते थे, कॉमन पीपल के बारे में लिखते थे, ना ही सिटी लाइफ, ना ही हाई क्लास सोसाइटी। डिज़ायर फॉर सेल्फ फुलफिलमेंट एंड फ्रीडम फ्रॉम कन्फर्मिटी ऑफ सिविलाइजेशन, वुमेन राइट्स एंड एबोलिशंस वेर टेकिंग रूट एज अ मेजर मूवमेंट। तो क्या हुआ था, सेल्फ फुलफिलमेंट में ये ज़्यादा फोकस करता था, और वुमेन राइट्स भी यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। और एबोलिशन सच आप बता सकते हैं कि यहाँ पे जो अमेरिका में स्लेवरी हुआ करता था, उस टाइम स्लेवरी सिस्टम हुआ करता था यूरोप में, दूसरे जगह जाके वो लोग स्लेव्स उठा के लाते थे। तो ये इन चीज़ों का एबोलिशन हुआ था रोमांटिक पीरियड में। इंटरेस्ट इन सुपर नेचुरल, दो
ये एक बहुत ही बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है रोमांटिक पोइट्री में। स्पेशली हम लोग कॉलरिज को देख सकते हैं, वो सुपर नेचुरल पोएट थे, उनके वर्क्स मोस्टली सुपर नेचुरल हुआ करते थे। अब हम लोग रोमांटिक थीम्स के बारे में देखेंगे। रोमांटिक थीम्स, द 5 आइज। तो ये जो 5 आइज है बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्यूशन एंड इमेजिनेशन, इंटेंस इमोशन एंड इंस्टिंक्ट्स आर नेसेसरी फॉर क्रिएटिंग ऑल आर्ट। तो इनका मानना था कि इंटेंस इमोशन और इंस्टिंक्ट्स नेसेसरी है कोई भी आर्ट फॉर्म के लिए। आइडियलिज्म, तो ये आइडियलिज्म था किसके प्रति आइडियलिज्म था? कॉन्सेप्ट दैट वी मेक कैन मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। तो उनका एक आइडियलिज्म था कि जो वर्ल्ड है उसे एक बेटर प्लेस बनाए। इंस्पिरेशन, बीइंग स्पॉन्टेनियस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन बीइंग प्रिसाइज। तो उनका एक इंस्पिरेशन था कि स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, जो भी वर्क है वो उसमें स्पॉन्टेनिटी होना चाहिए, बल्कि ना कि वो प्रिसाइज होना चाहिए। फिर इंडिविजुअलिटी, तो ये जो रोमांटिक पोएट्स होते थे ये ज़्यादा फोकस करते थे इंडिविजुअल्स पे, वो सेलिब्रेट करते थे इंडिविजुअल को। लेट्स चेक द रोमांटिक थीम्स। तो ये एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। When we were walking down a path, you come to a fork in the road. Standing there, you could not decide which path to choose, the path to the left or the path to the right. As you were pondering, a rabbit jumped out of a bush and hopped down the left path. If you were romantic, you would interpret this as God telling you to take the left path. तो आप हम लोग देख सकते हैं कि जो रोमांटिक पोएट्स होते थे, अगर उन्हें ये बताया गया एग्जाम्पल के थ्रू, अगर वो रोमांटिक पोएट है और उन्हें 2 रास्तों में से किसी एक रास्ते को चूज़ करना हो और उस दौरान उन्हें एक रैबिट मिल गया जो लेफ़्ट को टर्न कर गया, तो उन्हें ऐसा लगेगा कि ये गॉड का अंदेशा है, गॉड का इशारा है कि हमें लेफ़्ट को चलना है। तो बेसिकली जो रोमांटिक होते हैं उन्हें नेचर पसंद है, उनके राइटिंग्स में हमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी मिलेगा और इंट्यूशन वहाँ पे रहता है रीज़न के जगह पे। यहाँ पे हम कुछ फेमस रोमांटिक पोएट्स को देख सकते हैं। सबसे पहले विलियम ब्लेक, बहुत ही फेमस पोएट थे, इन्हें प्री रोमांटिक भी बोला जाता है, प्री रोमांटिक पोएट भी बोला जाता है। पीबी शेली, सैमुअल टेलर कॉलरिज, जॉर्ज जॉर्डन, विलियम वर्ड्सवर्थ, ही वाज द मोस्ट फेमस पर्सन इन द रोमांटिक एज, ही एंड सैमुअल टेलर कॉलरिज। देन जॉन किट्स, ऑल्दो जॉन किट्स बहुत ही कम समय पे उनकी मृत्यु हो गई थी, बट वो भी बहुत ही आउटस्टैंडिंग रोमांटिक पोएट हुआ करते थे उस एरा के। कुछ रोमांटिक राइटर्स के कुछ वर्क्स हम लोग देख सकते हैं यहाँ। जॉन किट्स, ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न, मैरी वुllstonecraft, सैली फ्रैंकनस्टाइन, पर्सी शैली ओzymandias, नाथानिएल हैथॉर्न, द स्कारलेट लेटर, वॉल्ट विटमैन, लीव्स ऑफ ग्रास, एजर एलन पो, द टेल-टेल हर्ट, सैमुअल कॉलरिज, कुबला खान, हरमन मेलविल, मॉबी डिक, एमिली डिकिंसन, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, वॉशिंगटन आयरविंग, द लेजेंड ऑफ स्लीपी फॉर हॉलो। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने रोमांटिक्स एज को स्टडी किया है। अब हम रोमांटिक एज में जो फेमस पोएट थे या जो भी पोएट हमें या जो भी ऑथर हमें सजेस्ट किया गया है हमारे सिलेबस को लेके, उन्हें 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।